स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में समाजशास्त्र के इस मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। ये 2025 का मॉडल पेपर है और यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में इसलिए आएंगे क्योंकि हर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं। बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ मिल रहा होगा जो कि पिछली वीडियो में हम लोग कवर कर चुके हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप बहुविकल्पीय क्वेश्चन का पैटर्न देख लीजिए किस प्रकार से पेपर में पूछे जाते हैं और फिर इसके बाद जो है आपको यहाँ पे उत्तर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे फिर इसके बाद आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न जिसका जो है उत्तर लिखने के बाद आपको 3 अंक मिलता है। यहाँ पे उत्तर भी मैंने इसका लिखा है और पिछली वीडियो में इसके बारे में भी मैं जिक्र कर चुका हूँ। अच्छे तरीके से मैंने इसको तैयार करवा दिया है, तो पिछला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप उसे देख लीजिए। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लघुत्तरीय प्रश्न की जिसका उत्तर लिखने के बाद आपको 6 अंक प्राप्त होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और एक एक करके आसान शब्दों में समझाते हैं। सबसे पहले यहाँ बात करेंगे हम लोग पहला क्वेश्चन, यानी जो लघुत्तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन है वो है दिव्यांग की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि आखिर दिव्यांग क्या होता है। दिव्यांग उसे कहते हैं जो अपने शरीर से, जैसे कि कोई विकलांग हो या फिर कोई अंधा हो, कोई लंगड़ा हो, कोई लूला हो, ठीक है, तो उन्हें लंगड़ा लूला अंधा ना बोलकर उन्हें सम्मानजनक शब्द बोलते हैं जिन्हें दिव्यांग कहा जाता है। तो यहाँ पे जो अपाहिज होते हैं, जो विकलांग होते हैं, उन्हें को दिव्यांग के नाम से जानते हैं। अब दिव्यांग की प्रमुख समस्याएं क्या है ये हमें बताना है। भाई बहुत सारी समस्याएं हैं, कोई व्यक्ति देख नहीं पाता, अंधा है, कोई लंगड़ा है, कोई कुछ है, तो अगर देखा जाए उसे तो आम इंसान की अपेक्षा क्या उसकी समस्याएं नहीं है? बहुत सारी समस्याएं हैं। आइए जानते हैं कौन कौन सी समस्याएं हैं, आसान शब्दों में आप लिख पाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट है शिक्षा की कमी। शिक्षा की कमी में क्या होता है कि बहुत सारे जो दिव्यांग बच्चे होते हैं या दिव्यांग होते हैं वो अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। विद्यालय में उनकी सुविधाओं का अभाव रहता है। जैसे हर जगह पे विद्यालय में अंधे व्यक्ति की सुविधा नहीं होती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि बच्चों को दिक्कत होती है पढ़ने में, शिक्षा ग्रहण करने में। बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जिनके पैर नहीं है, वो विद्यालय नहीं जा पाते हैं, सक्षम नहीं हो पाते हैं, तो कहीं न कहीं शिक्षा की कमी का अभाव ये समस्या मानी जाती है। ठीक है, ये पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरा है रोजगार के अवसर में कम, यानी रोजगार के अवसर भी कम मिल पाते हैं, उनको रोजगार नहीं मिल पाता है। बहुत सारे ऐसे विकलांग हैं, बहुत सारे ऐसे दिव्यांग लोग हैं जिनको रोजगार नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे रोजगार की जो कमी है उसका कठिनाई का सामना करना पड़ता है, ये भी एक समस्या आ जाएगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखिए सामाजिक भेदभाव। बहुत सारे लोग हैं समाज में भेदभाव रखते हैं और उनको हीन नज़र से देखते हैं, तुच्छ समझते हैं कि विकलांग है, ये है, वो है ना। तो समाज में जो सामाजिक धारणा है, जो समाज के लोगों की विचारधारा है, वो समाज के लोगों के साथ में होती है। अब यहाँ पे जो भी व्यक्ति जो दिव्यांग के श्रेणी में आते हैं, समाज उनके साथ दुर्व्यवहार भी करने लगता है, तो ये भी एक समस्या मानी जाती है। इसके बाद आप यहाँ पे ले सकते हैं आवागमन में कठिनाई। सिंपल सी बात ये है कि जैसे नॉर्मल इंसान, नॉर्मल व्यक्ति, नॉर्मल लड़का लड़की आराम से कहीं आ जा सकते हैं, जिसके पैर नहीं है, जिसकी आंख नहीं है, क्या वो आवागमन यानी क्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जा पाएंगे, आ पाएंगे? नहीं। तो जो दिव्यांग होते हैं, जो विकलांग होते हैं, उनकी आवागमन में कठिनाई में होती है, ये समस्या आप इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ बात करते हैं अगले पॉइंट पर स्वास्थ्य सेवाओं में सीमित, यानी इनकी स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं वो भी सीमित होती हैं। विशेष उपचार आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, ताकि जो है मतलब तभी जो है इनकी समस्याएं आगे बढ़ती रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आर्थिक दिक्कतें। इलाज और देखभाल में खर्च ज़्यादा आता है, पैसा ज़्यादा लगता है, इसीलिए उतना कोई इलाज नहीं करा पाता है। जो गरीब बच्चे हैं बिल्कुल असहाय हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इनकी समस्याएँ हैं, आराम से आप इसे समझ के लिख सकते हैं क्या क्या समस्याएँ दिव्यांग की होती है। आइए बात करते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है क्षेत्रवाद क्या है, क्षेत्रवाद को नियंत्रित करने का सुझाव दीजिए। बहुत ही सिंपल सेंटेंस में पहले मैं अगर आपको समझाऊं कि क्षेत्रवाद क्या है तो आप इसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई एक क्षेत्र ए है, कोई एक क्षेत्र बी है, कोई एक क्षेत्र सी है और कोई एक क्षेत्र डी है। ठीक है, ये मान लेते हैं कुछ मिला के 4-5 क्षेत्र हैं, 4 क्षेत्र हैं।
अब मान लीजिए अगर ए क्षेत्र वाला कहे कि हम समाज में सर्वश्रेष्ठ हैं, बाकी बी सी डी सब हमसे नीचे हैं, सब तुच्छ हैं, हीन हैं, तो ये जो भावना है, जो विचारधारा है, इसे क्षेत्रवाद कहते हैं। यानी जब अपने क्षेत्र को, अपने समाज को सबसे ऊपर मानने लगे, दूसरे क्षेत्र, दूसरे समाज को नीचे मानने लगे, तो उस भावना को क्षेत्रवाद कहा जाता है। इसमें से कोई भी अपने आप को श्रेष्ठ मान सकता है, अपने आप को बलवान मान सकता है, अपने आप को पैसा वाला मान सकता है। तो अगर ऐसा धारणा होता है समाज में, तो इसी को क्षेत्रवाद कहा जाता है। जैसे अगर मैं बात करूँ यूपी बिहार के जो लोग होते हैं, यूपी बिहार के लोग जाते हैं महाराष्ट्र दिल्ली कमाने जाते हैं, तो वहाँ के जो लोग होते हैं वो यूपी बिहार को बड़ा थोड़ा सा हीन भावना से देखते हैं कि बिहारी आ गए, यूपी वाले आ गए यहाँ पे कमाने के लिए, वहाँ रोज़गार नहीं मिलता है, इसलिए यहाँ भाग के चले जाते हैं। तो वो क्षेत्रवाद की भावना हो जाती है। बात समझ में आ रही है? ये तो परिभाषा हो गई। अब इसमें लिख सकते हैं, जब लोग अपने क्षेत्र, प्रदेश या स्थानीय पहचान को राष्ट्रीय पहचान से ऊपर रखने लगते हैं, उसे क्षेत्रवाद कहते हैं। अगर इसको सिंपल भाषा में समझना है तो मैंने जो आपको समझाया है आप उसे समझ सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे इसके नियंत्रण के सुझाव। 2 अंक आपको इसके लिए मिलेगा, फिर 4 अंक आपको इसके लिए मिलेगा, टोटल आपको 6 अंक आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो 4 अंक के लिए आपको इसका सुझाव देना है, क्या कैसे नियंत्रण किया जा सकता है। तो पहला पॉइंट आप इसमें लिखेंगे, सभी क्षेत्रों का समान विकास किया जाए। देखिए सिंपल सी बात यह है कि जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया कि ए बी सी डी क्षेत्र हैं, ठीक है। अगर सभी क्षेत्रों का विकास समान होगा तो सब लोग अपने ही क्षेत्र में रोजगार पाए जाएंगे, अपने ही क्षेत्र में नौकरी पाए जाएंगे। तो दूसरे क्षेत्र में क्यों जाएगा? कोई जाएगा? कोई नहीं जाएगा। जब अपने क्षेत्र में कंपनी नहीं है, विकास नहीं हो रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, तो लोग दूसरे क्षेत्र में पलायन करते हैं, दूसरे राज्य में जाते हैं काम करने के लिए, ताकि उनको रोजगार मिल सके। अब जो रोजगार ही नहीं मिलेगा तो फिर भाई लोग दूसरे जगह जाएंगे ही, सिंपल सी बात है। तो वही चीज़ आप यहाँ पे ले सकते हैं कि सभी क्षेत्रों का विकास अगर समान होगा तो कोई अपना घर छोड़कर दूसरे क्षेत्र में नहीं जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, क्षेत्रीय भाषाओं और संस्कृति का सम्मान किया जाए। जैसे मान लीजिए मराठी है, पंजाबी है और उड़िया है, तेलुगु है, तमिल है, ठीक है, गुजराती है। तो ये जो भाषा होती है क्षेत्रीय भाषा, इनका सबका सम्मान करना चाहिए। अगर इनका सम्मान करते हैं तो कोई भी ऐसी क्षेत्रवाद की भावना नहीं होगी। अगर मराठी लोग अपने आप को कहें कि भाई हम लोग मराठी हैं, हम लोग सर्वश्रेष्ठ हैं, और फिर इसके बाद जो है बिहारी कहें कि नहीं हमारा भोजपुरी भाषा है, हमारी भाषा सर्वश्रेष्ठ है, तो इस प्रकार से जो भाषा होगी, अगर भाषा को ऐसे समझेंगे तो क्षेत्रवाद की भावना होगी। लेकिन महाराष्ट्र वाले कहें कि नहीं सारी भाषा एक जैसी हैं, सब बराबर हैं, या यूपी वाले बिहार वाले कहें सारी भाषा एक जैसी बराबर हैं, कोई भेदभाव नहीं है, तो ऐसी विचारधारा को, ऐसे थॉट को हम कह सकते हैं कि ये क्षेत्रीय भाषा को सम्मान दिया जाए, ताकि जो है लोगों को सम्मान मिल सके, लोगों के जो है जो संस्कृति है, जो भावनाएं हैं, जो भाषाएं हैं, उनके साथ खेला ना जाए, ठीक है। जो भी जिसकी कर्तव्य है, जो जिसकी संस्कृति है, उसको अपनाए, उसको फॉलो करे, कोई दिक्कत नहीं है, अपना सब काम करे, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है केंद्र और राज्य सरकार के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। अगर मान लेते हैं केंद्र में जो सरकार है, केंद्र में जिसकी सरकार है, अगर जो है राज्य में उसकी सरकार है, तो भाई तालमेल बन जाएगा। जैसे अगर केंद्र में जो है बीजेपी की सरकार है, ठीक है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, यूपी में भी बीजेपी की सरकार है, तो अब यहाँ पे तालमेल आसानी से बन जाता है। लेकिन दूसरे राज्य में अगर वहाँ पे कांग्रेस पार्टी का है या फिर किसी अन्य दल का है, तो वहाँ पे तालमेल सही से नहीं बैठ पाता है, तो उसके लिए भी भेदभाव होने लगते हैं, तो भी क्षेत्रवाद की भावना हो जाती है, ठीक है। तो आसानी से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है युवाओं में राष्ट्रवादी भावना का प्रोत्साहन किया जाए। किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी राज्य का हो, सभी राज्य के युवाओं को देश के हित के लिए काम करना चाहिए। देश सर्वोपरि है, देश सबसे आगे है, अपना राज्य आगे नहीं, देश सबसे आगे होता है। अगर ऐसी भावना लोगों के अंदर विकसित किया जाए तो शायद क्षेत्रवाद को खत्म किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आसानी से दोस्तों आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है भारत में हुए भूमि सुधारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। भूमि सुधार यानी अगर आपकी राइटिंग गड़बड़ है, आपकी राइटिंग खराब है, तो अगर आपके अध्यापक ने, आपके टीचर ने कहा बेटा थोड़ा राइटिंग सुधार लो, आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाओगे, तो आप अपनी क्या सुधारोगे? राइटिंग सुधारोगे। ऐसे ही यहाँ पे देखिए लिखा है भूमि सुधार, मतलब भूमि में कुछ ऐसी कमियां हैं जिसे क्या करना है? सुधारना है। तो आइए जानते हैं कैसे सुधार सकते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे सुधारने के लिए सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट है जमींदारी उन्मूलन। जमींदारी उन्मूलन का मतलब क्या होता है, तो जमींदारी सबसे पहले समझते हैं, फिर उन्मूलन समझते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले जमींदारी की बात करें। देखिए, जब ब्रिटिश काल था, जब भारत में अंग्रेज थे, तो अंग्रेजों ने जो है खेतों से लगान प्राप्त करने के लिए, लगान का मतलब टैक्स कर प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक जमींदार को नियुक्त किया था। ठीक है, जमींदार को नियुक्त किया था। जमींदार होता कौन था? जमींदार गांव का ऐसा मालिक होता था जो जमीन का लेखा जोखा रखता था, जमीन का पूरा हिसाब रखता था, उसे जमींदार कहते थे। अब ये जमींदार क्या करता था, जो किसान होते थे वो किसानों से लगान लेता था, यानी टैक्स लेता था। जो किसानों से लगान लेता था वो लगान अपने पास रखता था, यानी टैक्स अपने पास जमा करता था। फिर उसका कुछ हिस्सा जो है वो अंग्रेजों को देता था, जिसे जमींदारी प्रथा के नाम से जानते हैं। तो ये प्रथा चल रही थी। अब किसान का फसल हो या ना हो, जमींदार फसल जो है लगान लेता था, चाहे फसल बर्बाद हो जाए या हो जाए तब भी जो है लगान देना ही पड़ता था। अब ये प्रथा बड़ी खतरनाक थी, क्योंकि अगर फसल बर्बाद हो गई तो भाई इंसान कहाँ से देगा। फसल हो जाती थी तो मान लो चलो दे देते थे, लेकिन फसल बर्बाद होने के बाद किसान कहाँ से देते थे। तो ये जमींदारी प्रथा बड़ी खतरनाक प्रथा थी। धीरे धीरे करके इस प्रथा को समाप्त कर दिया गया। जब ब्रिटिश काल खत्म हुआ तो धीरे धीरे प्रथा को समाप्त कर दिया गया, और फाइनली जो है जब समाप्त कर दिया गया तो इसी को उन्मूलन कहा जाता है। उन्मूलन का मतलब होता है किसी चीज़ को खत्म कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे जमींदारी क्या कर दी, खत्म कर दी गई। तो यहाँ पे देखिए मध्यस्थता को व्यवस्था को समाप्त की गई, यानी जो जमींदारी उन्मूलन था वो खत्म कर दिया गया। अंग्रेज सीधा टैक्स लेते थे, अंग्रेजों ने सीधा टैक्स लगा दिया जमींदारी प्रथा खत्म करके। ठीक है, तो इस प्रकार से उसको लिख सकते हैं। आगे है भूमि पर सीधा स्वामित्व। भूमि पर सीधा स्वामित्व, जो भूमि होती था, जो भूमि होता था, ठीक है, भूमि होता था, उस पर जमींदार का हक होता था, जमींदार मालिक होता था। अब यहाँ पे क्या हुआ कि भूमि पर जो सीधा स्वामित्व था वो किसानों को कर दिया गया, यानी स्वामित्व मतलब मालिक, किसानों को भूमि का मालिक बनाया गया, और जो किसान होते थे अपने ज़मीन का मालिक बन गए और अपना खेती करने लगे, कोई दिक्कत नहीं होने लगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो भूमि का सीधा स्वामित्व था वो जमींदारों को हटाकर भूमि को, जो भूमि की ज़मीन के मालिक हैं, किसानों को सौंप दिया गया। ठीक है, अगला पॉइंट है भूमि सीमा निर्धारण। भूमि सीमा निर्धारण का मतलब ये कि जैसे ज़मीन होती है, ज़मीन में ऐसे मेड़ बना होता है। ठीक है, ऐसे मेड़ होता है, तो मान लीजिए किसी का खेत ए है, किसी का बी है, किसी का सी है, किसी का डी है, इस प्रकार से खेत होता है। तो ये सीमा निर्धारण किया गया कि भाई इसका ए का है, ये बी का है। तो इस प्रकार से प्रक्रिया शुरू की गई ताकि लोगों का ज़मीन जो है वो क्लियर हो सके कि भाई तुम्हारा कितना है, 1 बीघा है, 2 बीघा है, कितना है, ये क्लियर हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है किराएदार की सुरक्षा। किराएदारों की सुरक्षा का मतलब ये है कि बटाईदारों और किराएदार किसानों को अधिकार दिए गए। जो किराएदार होते थे, जो बटाईदार होते थे, उनको किसानों का अधिकार दिया गया ताकि जो है उनका भी भला हो सके। इन सुधारों के उद्देश्य से किसानों की स्थिति बेहतर बनाना और कृषि उत्पादन बढ़ाना था। इस प्रकार से ये पूरी की पूरी भूमि सुधार किया गया ताकि जो है अच्छे से अच्छे उत्पादन हो सके, अच्छे से अच्छी कृषि हो सके, और भारत में इस प्रकार से प्रक्रिया भूमि सुधार की गई। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 है कि पर्यावरण आंदोलन से आप क्या समझते हैं, चर्चा कीजिए। देखिए, आंदोलन हो रही है यहाँ पे। आंदोलन का मतलब ये होता है कि किसी भी मांग को पूरा करने के लिए, किसी भी मांग को पूरा करने के लिए कोई डिमांड हो, किसी किसान की, व्यक्तियों का, समूह का, संस्था का, किसी का भी मांग हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके स्कूल में फ़ीस बढ़ा दिया जाए। ठीक है, अगर फीस बढ़ा के सीधा 1000 कर दिया जाए, मान लो फीस जो है आपका 300 रुपया है या 200 रुपया मान लेते हैं। ठीक है, 200 रुपये फीस आपकी है और सीधा बढ़ा के 1000 कर दिया जाए तो भैया दिक्कत होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल दिक्कत होगी। तो फिर आप क्या करेंगे, आप डिमांड करेंगे, आंदोलन करेंगे कि फीस कम करो, फीस कम करो, और फीस जो है वो 200 लेकर या 250 कर सकते हैं। सीधा 1000 बढ़ा दिए तो दिक्कत हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि आप अपनी मांग के लिए जो भी आंदोलन करते हैं शांतिपूर्वक, ठीक है, वो आपका आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अब चाहे धरना दें या फिर आंदोलन दे, बात एक ही है। अब यहाँ पे जो आंदोलन किया गया है किसके लिए किया गया है? पर्यावरण के लिए किया गया है। अभी जो पर्यावरण है इसके लिए आंदोलन किए गए हैं, तो ये जानते हैं कौन कौन से आंदोलन पर्यावरण से संबंधित हुए हैं। सबसे पहले बात करेंगे पर्यावरण आंदोलन वे सामाजिक प्रयास हैं जिसका उद्देश्य प्रकृति की रक्षा करना, जंगल, नदियों, भूमि, वायु प्रदूषण से बचाना होता है। तो हमें सिंपल सी बात पता चल गई कि पर्यावरण आंदोलन क्यों किए जाते हैं, ताकि हम जंगल की रक्षा कर सकें,
प्रकृति की सुरक्षा कर सकें, नदियाँ, भूमि, वायु प्रदूषण को बचा सकें, इसीलिए पर्यावरण आंदोलन किए जाते हैं। ठीक है, आगे इन आंदोलन ने लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया है। बहुत सारे आंदोलन हुए हैं और इस आंदोलन ने लोगों को जागरूक किया है कि हमें पर्यावरण के प्रति सचेत रहना है, नहीं तो एक दिन ऐसा खतरा आएगा जो हम सबको बर्बाद कर देगा। तो इसीलिए ऐसे ऐसे आंदोलन ये कहीं न कहीं पर्यावरण को बचाने में बहुत बड़ा योगदान स्थापित करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, जैसे बहुत सारे आंदोलन हुए थे, जैसे चिपको आंदोलन, ये काफ़ी फेमस आंदोलन था चिपको आंदोलन। इसमें होता क्या था चिपको आंदोलन में, थोड़ा सा मैं अगर आपको बता दूँ तो इसमें देखिए उत्तराखंड में इसकी शुरुआत की गई थी। अब ऐसे पेड़ होता था, ठीक है, पेड़ होता था तो जो वहाँ पे जंगल पेड़ मतलब जो पेड़ होते थे वो काटे जा रहे थे। तब जब पेड़ काटे जा रहे थे तो पेड़ से बचाने के लिए यहाँ पे आदमी पेड़ से चिपक जा रहे थे और फिर एक नारा दिए थे कि पहले हमें काटो फिर पेड़ को काटो। इस प्रकार से प्रक्रिया चिपको आंदोलन के नाम से जानी जाती है। उत्तराखंड से इसकी शुरुआत हुई थी और सुंदरलाल बहुगुणा ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, वन संरक्षण से संबंधित था, इसको ध्यान रखेंगे, ये भी पूछा जा सकता है। इसके बाद है नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन का मतलब ये है कि यहाँ पे नर्मदा नदी पर जो है बांध बनाया जा रहा था। ठीक है, उस बांध को जो है बांध से बहुत सारे लोगों को क्षति हुई थी, नुकसान हुआ था। और अगर वहाँ के क्षेत्रों को जो है देखा जाए तो काफ़ी नुकसान हुआ, क्योंकि वहाँ मुआवजा वगैरह मिला नहीं। फिर वहाँ पे जंगलों को काटा गया, बस्तियों को साफ किया गया, फिर नर्मदा नदी पर जो है सरदार सरोवर बांध बनाया गया। तो इस प्रकार से जो है ये नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत की गई थी। फिर इसके बाद जो है इपको आंदोलन जैसे शुरुआत किए गए थे। यहाँ पे कुछ ऐसे आंदोलन है, ये आंदोलन पर्यावरण से संबंधित थे। इसके बाद इसमें ले सकते हैं, इसका मुख्य लक्ष्य क्या है, अंधाधुंध विकास, जंगल कटाई और फिर प्रदूषण, बांधों होने वाले नुकसान को रोकना, ये सबसे बड़ा इसका उद्देश्य माना जाता है। तो इस प्रकार से आप इसमें लिख सकते हैं, बेहतरीन नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, जनसंचार माध्यम से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न प्रकारों की चर्चा कीजिए। जनसंचार क्या होता है, आइए जानते हैं जनसंचार के बारे में। जनसंचार माध्यम वे साधन हैं जिनकी मदद से जानकारी बहुत बड़ी संख्या लोगों तक पहुंचाई जाती है। जैसे अब यहाँ पे सिंपल सेंटेंस में अगर समझा जाए तो बस आप इतना समझ लीजिए, जनसंचार का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई नेता हो, ठीक है, जैसे कोई नेता हो और वो लाखों की संख्या में यहाँ पे लोगों को जो है स्पीच दे रहा है। अब वो क्या कर रहा है, स्पीच दे रहा है तो लाखों की संख्या में पहुंच रही है। कुछ लोग के टेलीविज़न के माध्यम से पहुंच रही है, कुछ लोग को अखबार के माध्यम से पहुंच रही है। तो ये जनसंचार का क्या एक माध्यम है। जैसे क्रिकेट मैच होता है तो क्रिकेट मैच जो है जहां होता है वहां पे हज़ारों को लाखों की भीड़ तो होती है, लेकिन लाखों की संख्या में टेलीविज़न पर देख पाते हैं। कैसे संभव हो पाता है, जनसंचार के माध्यम से संभव हो पाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसकी विभिन्न प्रकारों की चर्चा करना है तो आइए जानते हैं किन किन माध्यम से जनसंचार किए जाते हैं। आइए उनके माध्यम को जानते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक माध्यम होता है, इसमें टीवी, रेडियो, इंटरनेट, मोबाइल। आज की डेट में मोबाइल सबसे बड़ा जनसंचार का माध्यम है। कोई भी कहीं घटना घट जाती है, आप मोबाइल से तुरंत अपना देख सकते हैं कि भाई कहाँ पे क्या घटना घटी हुई है। ठीक है, पता चल जाता है। तो मोबाइल सबसे बड़ा जनसंचार का माध्यम माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे, मुद्रित माध्यम। मुद्रित मतलब होता है प्रिंटिंग मतलब जो किताब छाप कर आता है उसे प्रिंटिंग कहते हैं। ठीक है, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, किताब जो आती हैं, सुबह सुबह अखबार आता है तो अखबार प्रिंटिंग यानी छप कर आता है तो उसे प्रिंटिंग कहते हैं। प्रिंटिंग प्रेस नाम आपने सुना होगा। तो जो समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, किताब है, ये भी जनसंचार का एक माध्यम माना जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है ऑनलाइन डिजिटल माध्यम। ऑनलाइन डिजिटल माध्यम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सबसे बड़ा आज की डेट में है और वेबसाइट है, यूट्यूब वगैरह है। इसके माध्यम से समाचार, शिक्षा, मनोरंजन और जन जागरूकता फैलाने में काफ़ी मदद मिलती है। आज की डेट में आप जो भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, आज की डेट में बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर लोग अपने टाइम को बिताते हैं और वहाँ से अच्छी जानकारी भी लेते हैं, कुछ गलत जानकारी भी प्राप्त कर लेते हैं। तो ये जनसंचार का एक माध्यम माना जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, माल्थस की जनसंख्या सिद्धांत का वर्णन कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान से बात को समझने का प्रयास करेंगे कि माल्थस की जो जनसंख्या सिद्धांत है ये क्या है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं बहुत आसान शब्दों में। देखिए,
यहाँ पे माल्थस के अनुसार अगर बात किया जाए तो इसको दो सिद्धांतों में डिवाइड किया है। पहला है जनसंख्या का ज्यामितीय सिद्धांत। ज्यामिति का मतलब होता है दुगुना रफ्तार से बढ़ता। जैसे यहाँ पे देखिए 2, 4, 8, 16 ऐसे, यानी जनसंख्या जो है वो दुगुनी रफ्तार से बढ़ रही है। यानी 2, 4, 8, ठीक है, ऐसे 2, 4, 8, 16, 32, 64, ठीक है, ऐसे करके, यानी दुगनी रफ्तार से बढ़ रही है। यानी जनसंख्या आज अगर 4 है तो आने वाले कुछ दिनों में 8 हो जाएगी, फिर 16 हो जाएगी, फिर 32 हो जाएगी, ऐसी दुगनी रफ्तार से बढ़ रही है। ये ज्यामितीय विधि हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है खाद्यान्न विधि। लेकिन जो खाद्यान्न विधि है वो अंकगणितीय रफ्तार से बढ़ती है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे। यानी कहने का मतलब बहुत सिंपल सेंटेंस ये है कि जनसंख्या जो बढ़ रही है, अगर इसको ग्राफ में देखा जाए तो जो जनसंख्या बढ़ रही है वो दुगनी रफ्तार से बढ़ रही है, ठीक है, दुगनी रफ्तार से बढ़ रही है। और जो खाद्यान्न है वो नॉर्मल रफ्तार से बढ़ रही है। इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न होने वाली है, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि खाद्यान्न उत्पादन में तेजी होती है, जिससे भूख, गरीबी और जिसका अभाव देखने को मिलता है। भाई सिंपल सी बात है, जनसंख्या बढ़ रही है, जमीन तो नहीं बढ़ रही है, जमीन नहीं बढ़ रही है, जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है जमीन पे। तो कृषि जो क्षेत्र है उनको काटकर, जंगल को काटकर जो है उसमें फैक्ट्री लगाए जा रहे हैं, घर बनवाए जा रहे हैं, बिल्डिंग बनवाए जा रहे हैं। तो कृषि कहाँ होगी? आसमान में कृषि थोड़ी होगा भैया, है ना। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं भूख और गरीबी और इन सब का अभाव देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसके रोकने के उपाय क्या है? तो इसको रोकने के उपाय आप ले सकते हैं। इसे रोकने के 2-3 उपाय हैं, इसमें 2 उपाय इसमें मेंशन किया है मैंने। पहला है नैतिक रोग। नैतिक रोग का मतलब क्या है? जिसमें विवाह में देरी किया जाए, संयम किया जाए, ताकि जनसंख्या वृद्धि ना हो। भाई जल्दी विवाह होगा, जल्दी बच्चे पैदा होंगे, विवाह देरी से होगा, बच्चे देरी से पैदा होंगे, सिंपल सी बात है। तो ये संयम, नैतिक रोग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्राकृतिक रोग, जैसे अकाल, बीमारी, युद्ध, ये सब अगर ना पड़े तो शायद जनसंख्या को जो है कंट्रोल किया है। अब यहाँ प्राकृतिक रोग क्या होता है? कभी कभी अकाल, बीमारी, युद्ध ऐसे ऐसे घटनाएं घट जाती हैं जिसमें जनसंख्या मरती है। तो जनसंख्या मरेगी तो भाई कहीं न कहीं जनसंख्या की कमी होगी। माल्थस के सिद्धांत में जनसंख्या नियंत्रण के आवश्यक पर जोर दिया गया है। यानी जो आवश्यकता है इस पर जोर दिया गया है। आवश्यकता का मतलब ये है कि जनसंख्या बढ़ेगी तो लोगों की आवश्यकताएं भी बढ़ेंगी, और अगर जनसंख्या को कंट्रोल कर लिया गया तो आवश्यकताएं भी कंट्रोल हो जाएंगी। सिंपल है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे विस्तृत क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे। तो विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन इस प्रकार से आप यहाँ पे देख पाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। इसका उत्तर भी मैंने अच्छे तरीके से यहाँ पे लिख लिया है, लेकिन इसका उत्तर हम लोग देखेंगे अगली वीडियो में, ताकि जो है आप इसे अच्छे से तैयार कर पाएं। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुलाकात करते हैं नए टॉपिक पे, नए वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।